स्टूडेंट्स जो है 720 में से 720 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं। 700 नंबर से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी एम्स दिल्ली में इस साल सीट नहीं मिल रही है। यानी इतनी हाई कट ऑफ में आप एक भी चैप्टर को, इनफैक्ट एक भी टॉपिक को स्किप करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आप डिसीजन बना पाओ कि आपके पास एक्स्ट्रा वक्त है तो आपको कहां वक्त डालना है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा वक्त नहीं है तो भी आपको किन चैप्टर्स पर प्राइम फोकस डालना है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन जो मात्र 10 पन्ने का एक चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आप हमारा वन शॉट भी देख करके जाएंगे, आप फोड़ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस इन द नीट एग्जामिनेशन। याद करने की चीजें काफी कम है, सारी चीजें प्रैक्टिकल है, प्लस सारी की सारी चीजें फाउंडेशन या बेस तैयार करती है आपके आगे चैप्टर्स का। जब हम ग्रेजुएशन मास्टर्स करते हैं तो केमिस्ट्री का हाथ कहीं ना कहीं छूट जाता है, लेकिन अब तो आप 11th में हैं तो केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप फुल मार्क्स के अराउंड ही स्कोर कर रहे हो। आई वांट टू सी अ लॉट ऑफ यू गाइस टू बी इन द टॉप नॉच मेडिकल कॉलेजेस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी के ऐसे सबसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं नीट के अंदर। और यहां पर हम रेफरेंस ले रहे हैं नीट 2023 के पेपर का। तो ये वीडियो हम लोग इसीलिए नहीं बना रहे कि आपको मैं ये बता दूं कि दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप सिर्फ इनको पढ़ के एग्जाम देने चले जाइए और बचे हुए 5 चैप्टर से कम सवाल आते हैं तो उनको आप स्किप कर दीजिए। ये मेरा मोटो नहीं है, बिकॉज एज अ टीचर मैं हमेशा ये चाहूंगा कि आप अपना सिलेबस पूरा रखें। बिकॉज नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसकी कट ऑफ इज स्काई रॉकेटिंग फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स। स्टूडेंट्स जो है 720 में से 720 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं। 700 नंबर से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी एम्स दिल्ली में इस साल सीट नहीं मिल रही है। यानी इतनी हाई कट ऑफ में आप एक भी चैप्टर को, इनफैक्ट एक भी टॉपिक को स्किप करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर इस वीडियो का मेन मोटो क्या है? इस वीडियो का मेन मोटो यह है कि मेरे दोस्त, कभी अगर आप द्वंद में फंसे, कभी आपके पास अगर प्रायोरिटाइज करने का ऑप्शन आए तो आप किन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे, यह मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यानी लेट्स से आपका एक एग्जामिनेशन है और उस एग्जामिनेशन में जस्ट फॉर रेफरेंस 25 सवाल आपके आने वाले हैं फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। अब आपको पता है इन दोनों की वेटेज नीट में लगभग बराबर रहती है। तो यानी आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ के भी 12-13 क्वेश्चंस कर सकते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के भी 12-13 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आप अपना वक्त बचाने के लिए और सबसे पहले 50% मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे। क्योंकि एक तरफ सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के आपको 12-13 नंबर मिल रहे हैं और दूसरी तरफ 7 चैप्टर्स पढ़ के, जो कि लेंथ में भी ज्यादा बड़े हैं, आपको 12-13 नंबर मिल रहे हैं। तो यहां पर आपने जो लो हैंगिंग फ्रूट था, दैट इज बेसिकली, और प्लांट फिजियोलॉजी, उसको तोड़ लिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जो है प्लांट फिजियोलॉजी का, वो लिंक्ड है। उसका थोड़ा रेफरेंस बायोमोलिक्यूल से भी मिल जाता है, थोड़ा रेफरेंस आपका सेल बायोलॉजी से भी मिल जाता है, एंड यू कैन डू दैट अप वेरी वेरी इजीली। एंड सिमिलरली आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा इजी है, कंपैरेटिवली आपको आसान लगता है। तो इस वजह से आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी एक लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर अब आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो पहले आप अपने 50% मार्क्स पक्के कर रहे होंगे प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ करके, एंड देन आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बढ़ेंगे। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड कर पाए और आप कोर टॉपिक्स पे ज्यादा वक्त दे पाए। लेट्स से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप आइडियली कौन से चैप्टर्स की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहोगे? जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जहां से ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। आप लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कितना भी घुमा करके सवाल पूछा जाए आप 4 नंबर हासिल कर लेंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस कहां डालेंगे? प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस के ऊपर, एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस के ऊपर, मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर, फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर, राइट? तो ये आप डिसीजन बना पाओ कि आपके पास एक्स्ट्रा वक्त है तो आपको कहां वक्त डालना है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा वक्त नहीं है तो भी आपको किन चैप्टर्स पर प्राइम फोकस डालना है, कौन से आपके लो हैंगिंग चैप्टर्स हैं, कौन से आपके लो एफर्ट चैप्टर्स हैं जो आप 1-2 रीडिंग में ही डन कर सकते हो। सिर्फ उसके लिए हम ये एनालिसिस बना रहे हैं। एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर एक ऑप्शन किसी चैप्टर से ले लिया, एक ऑप्शन किसी चैप्टर से ले लिया, तो मैंने एक ही चैप्टर में उनको डाला है। तो हो सकता है बाकी आपने YouTube पे जो एनालिसिस देखे हो उससे ऊपर नीचे आपको ये एनालिसिस मिले, लेकिन मेन बात आपको यहां पर समझ में आ रही होगी। देखिए, ये आपके 11th क्लास के सारे चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, बॉटनी, जूलॉजी कंबाइंड। आपकी पहली जो यूनिट है इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स, जहां पर आपके चैप्टर्स आते हैं लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम।
लास्ट ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से सबसे ज्यादा बूमिंग जो चैप्टर्स हैं, 2023 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आए, लेकिन 5 साल का आप ट्रेंड देखोगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपका प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम हमेशा से ज्यादा पूछा गया है। तो यहां पर आप इन तीनों चैप्टर्स को मार्क कर सकते हो। लिविंग वर्ल्ड एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप बहुत कम एफर्ट के साथ भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप एक बार हमारा लेक्चर देख ले, एक बार खुद से एनसीईआरटी पढ़ ले, पंच जैसी कोई किताब सॉल्व कर ले, यू आर मोर देन डन फॉर द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। यहां पे श्योरिटी है कि उतने कंटेंट से ना बाहर क्वेश्चन जाता है, ना ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये स्कोरिंग चैप्टर में आप डाल सकते हो। लास्ट टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, एक आधा कोई स्टेटमेंट जो है उठाई गई थी, लेकिन हार्डकोर क्वेश्चन यहां से नहीं आया। तो अगर आप देखेंगे तो इस साल यहां से क्वेश्चन आने की ऑब्वियसली अच्छी खासी चांसेस हैं। हर साल एक क्वेश्चन आता था, तो इसे आप कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे छोटा और सबसे स्कोरिंग चैप्टर यहां पर कौन सा है? ये वाला, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये आपका आसान के साथ साथ स्कोरिंग भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में मात्र 4-5 पेज के आपके एनिमल टिश्यूज हैं और मात्र आपका 3-4 पेज का कॉकरोच है। यानी सिर्फ 10 पेजेस पढ़ के अगर आप 4 क्वेश्चन यानी 12 से 16 नंबर ले पा रहे हो, लेट्स से अगर 3 क्वेश्चंस भी आते हैं यहां से, तो भी इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर, तो भी एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे दोस्त। तो यहां पर इसे हम स्कोरिंग में डालेंगे। ये जो चैप्टर्स है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, ऑब्वियसली इसमें याद करने का कंटेंट काफी ज्यादा है, लेकिन आपका वेटेज भी यहां पर काफी ज्यादा है, तो पढ़ने तो हमें ये भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, टिश्यूज एंड आपका जो कॉकरोच है, यहां पर इसकी वेटेज खूब अच्छी खासी है। और मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं, यानी आपको अगर कुछ चीजें भी याद है देन रिलेट करके आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके कंपैरिजन में सेल साइकिल सेल डिवीजन से ज्यादा क्वेश्चन आए। एक तरफ आप 15-16 पेजेस पढ़ रहे हो, सेल का फाउंडेशन तैयार कर रहे हो, और दूसरी तरफ सेल साइकिल सेल डिवीजन जो मात्र 10 पन्ने का एक चैप्टर है, जिसमें भी ज्यादातर आपके डायग्राम से दिए हुए हैं, वहां पे आपका कम से कम 16 से 20 नंबर का काम यहां पर आ रहा है। सो इट इज सुप्रीमली स्कोरिंग एंड सुप्रीमली इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। आप हमारा वन शॉट भी देख करके जाएंगे, आप फोड़ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस इन द नीट एग्जामिनेशन। एंड बायोमोलिक्यूल्स एक अच्छा खासा चैप्टर है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है ना इस यूनिट की, इस कंप्लीट यूनिट की, वो ये है दैट इट इज हाईली प्रैक्टिकल। याद करने की चीजें काफी कम है, सारी चीजें प्रैक्टिकल है, प्लस सारी की सारी चीजें फाउंडेशन या बेस तैयार करती है आपके आगे चैप्टर्स का। तो मैं इनफैक्ट आपको यह भी रेकमेंड करूंगा कि आप ये जो सेल बायोलॉजी है इसको सबसे पहले पढ़ें, जो कि हमारे बैचेस में हम लोग सबसे पहले पढ़ाते भी हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सबसे पहले, देन आपका बायोमोलिक्यूल्स, देन आपका सेल साइकिल सेल डिवीजन, देन आप यहां पर सिस्टमैटिक्स पे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि जब आप सेल्स पढ़ लेंगे ना अलग अलग टाइप के, तो आपको सिस्टमैटिक्स में प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोटिस्टा का सेल कैसा है, फंगस का सेल कैसा है, एनिमल का सेल कैसा है, प्लांट का सेल कैसा है, पहले से काफी सारी जानकारी होगी, तो आप इजीली उस जानकारी को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिशन 3 और 2 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स 3 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन 2 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट 2 क्वेश्चन। यानी अगर आप यहां पर देखेंगे तो रैशनलाइज जो कंटेंट है उसका कुछ खास असर पड़ा नहीं, चाहे आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस में ही ये क्वेश्चंस आए हों, सेक्शन बी में ही चाहिए क्वेश्चन आए हों, लेकिन क्वेश्चंस का नंबर अच्छा खासा है। तो अब आपको ये लगेगा कि सर हम तो ट्रांसपोर्ट छोड़ देते हैं, ट्रांसपोर्ट चैप्टर तो एंड में पढ़ लेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी में से यहीं से पूछे गए हैं। आप बोलोगे कि सर हम तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, यहां से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आप बाकी चैप्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते ना। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं यहां से भी तो आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यू कैन नॉट स्किप द डिलीटेड कंटेंट, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए भ्रम में मत रहिए, ज्यादातर जो चीजें आपकी नई एनसीईआरटी में दी गई हैं वो तो सारी हमें पढ़नी है बाय डिफॉल्ट, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी इज गोल्ड। और कब ऑप्शनल के नाम पे सेक्शन बी जो है उसे बहुत टफ बना दिया जाए और 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करने में अय्या बय्या हो जाए हमारी, उससे बढ़िया है कि हमेशा हर स्थिति के लिए हम तैयार रहें, पता होने के बावजूद गलती ना करें। तो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके ऑब्वियसली यही चैप्टर्स हैं और सबसे ज्यादा यहीं से सवाल पूछे जाते हैं आपके रेस्पिरेशन एंड योर फोटोसिंथेसिस से। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज्यादातर सवाल जो आते हैं आपके जो पीजीआर है इनके रोल्स से आते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इनके रोल्स क्या है, इनमें से पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी देखें लगभग सारे चैप्टर्स इक्विवेलेंट वेटेज के हैं,
लगभग हर जगह से आपके दो दो सवाल ही पूछे जा रहे हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो फिजियोलॉजी का सबसे छोटा चैप्टर है, वहां से सिर्फ आपका एक सवाल आ रहा है। यानी अब अगर आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, आप सबसे ज्यादा फोकस किस पे देंगे? आप देंगे इजी चैप्टर्स पे। इजी चैप्टर्स कौन कौन से हैं? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे इजी है, बहुत आराम से निकल जाते हैं चैप्टर्स। सेकंड यूनिट में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 10 पेज का है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको स्कोर दे करके जाएगा। थर्ड यूनिट में सारे के सारे चैप्टर्स आपके अच्छे हैं। बायोमोलिक्यूल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर बेस बनाओगे तो सबसे प्यारी चीज है। बिकॉज एज अ बायोकेमिस्ट मैंने तो अपनी जिंदगी के 5-6 साल दिए हैं बायोमोलिक्यूल्स को। सो अल्टीमेटली आई कैन टेल यू दैट यस, इट इज वेरी 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 फैसिनेटिंग। अगर आपकी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी अच्छी है, जो कि 11th-12th में आपकी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन मास्टर्स करते हैं तो केमिस्ट्री का हाथ कहीं ना कहीं छूट जाता है। लेकिन अब तो आप 11th में हैं, तो केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री पर बराबर फोकस करना चाहिए। तो बायोमोलिक्यूल्स वुड बी अ केक वॉक फॉर यू, आपको बहुत आसान लगेगा। एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन भी काफी आसान लगेगी अगर आपने सेल ठीक से पढ़ लिया है तो। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पूरा फोकस रखना है फोटोसिंथेसिस पे, रेस्पिरेशन पे, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पे, लेकिन ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन को नहीं छोड़ना है। और इसी के साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे चैप्टर्स इक्विवेलेंट है। तो आप यहां पर सबसे इजी जो चैप्टर्स होते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, है ना, यहां पर इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हो। अगर आपको चुनने को मिले कि सबसे पहले किनको किया जाए, डाइजेशन करिए, सर्कुलेशन करिए, फिर एक सीक्वेंस में ही आप चल सकते हो। एंड में यू कैन डू न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरी बॉडी कैसे रेगुलेट हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहले आपको पूरी बॉडी की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो पहले आपको हमेशा ये 5 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो एनसीईआरटी का सीक्वेंस एकदम परफेक्ट है। तो यहां पर हमें यह पता लगा कि कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके कहां से आते हैं। इफ यू विल टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो मोल कंसेप्ट जो है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका सबसे बेस या आधार बनाता है। काफी सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर से डिस्कशन करके ये वीडियो जो है बनाई गई है। तो शब्द उनके हैं, सिर्फ बोल मैं रहा हूं व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड एज अ स्टूडेंट जब तैयारी करी थी, तब भी वो चीजें उतनी ही रेलेवेंट थी जितनी आज है। भाई अगर फिजिक्स में सबसे ज्यादा मैकेनिक्स पूछी जाती है, तो ये बात आज भी झूठी नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन अगर उस टाइम का सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर था, तो आज भी सिंपलेस्ट है। उसके बाद सेकंड सिंपलेस्ट अगर वेक्टर था, तो आज भी वेक्टर है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका बेस तैयार करते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप फिजिक्स लेते हो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। और आगे चल के मौत कहां पे आनी शुरू होती है? लॉज ऑफ मोशन के बाद, है ना, जब आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, है ना। कुछ चैप्टर तो आगे चलो इंटरेस्टिंग है, ग्रेविटेशन कोई उतना टफ नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एसएचएम, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस, वेव्स एंड ऑसिलेशंस तक बढ़ते हो, तब जाके हमें चांद तारे दिखाई देते हैं। तो दिखना होते हैं स्टार्ट कहीं मैकेनिक्स में और खत्म होते हैं एसएचएम पे जाकर के। तो सारी चीजें बहुत रेलेवेंट है दोस्त, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस होता है वो आपका यहां पर होता है ना, वो आपका प्राइम फोकस यहां पे होता है। मैकेनिक्स आपका पूरे फिजिक्स के पेपर का लगभग 30% पार्ट बनाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सिर्फ 11th क्लास की बात करेंगे, अराउंड 50% क्वेश्चंस वुड बी डायरेक्टली फ्रॉम मैकेनिक्स। तो इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। और बाद के चैप्टर्स जो हैं, ये आपका बहुत थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट जो है, जो मुझे भी एज अ स्टूडेंट डिफिकल्ट लगता था, ऑसिलेशंस, वेव्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स, ये आप जो है थोड़ा कम वेटेज यहां पर देख सकते हो। तो प्रायोरिटाइज करने की बात है तो ऑलवेज गो फॉर अ सीक्वेंस दैट इज मैकेनिक्स। और उसके बाद यहां पे क्वेश्चंस भी थोड़े कम आए हुए हैं, जैसे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यहां से कम क्वेश्चन उठे हुए हैं, है ना। तो मेन फोकस मैकेनिक्स, उसके बाद आपकी सारी की सारी चीजें। तो एनसीईआरटी का सीक्वेंस अगेन बहुत ज्यादा करेक्ट है। सबसे ज्यादा जो आपके फोकस वाले चैप्टर्स है, ये यहां पर दिए गए हैं। 12th क्लास में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका मार्क्स का पैटर्न। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में, तो आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो पहले 2 यूनिट हैं, यहां पर आपके मार्क्स जो हैं बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड है। एंड एंड में जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई, वो वाला जो पार्ट है, वहां पर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड है। लेकिन यहां पर क्या है, आपका मैकेनिक्स अगर आप पढ़ेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू विल गेट मोर मार्क्स फॉर श्योर। केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये चैप्टर हमारा बेस्ट होता है बाय डिफॉल्ट, सो इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट। एक सवाल यहां से पूछा जाता है, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट 4 चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री में एकदम सेट हैं आउट ऑफ 30। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th का, और 12th क्लास में आप जाकर के देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड योर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
ये 4 चैप्टर्स हमारे जेई एस्पिरेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इस बात का हमें घमंड होना चाहिए। हाँ, बाकी हर जगह जेई एस्पिरेंट हमें फोड़ देगा, इस बात का हमें एकदम ये आइडिया भी होना चाहिए कि हाँ भाई, जेई एस्पिरेंट्स की बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है और हाई लेवल क्वेश्चंस वो सॉल्व करते हैं। लेकिन बायोलॉजी जो है, जहां पर इंटीग्रेट होती हुई दिखाई देती है, वो है 4 चैप्टर्स। यहां पर हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एज मिलती है। बायो मॉलिक्यूल्स में अगर आप एक टफ सवाल पूछेंगे तो जेई एस्पिरेंट बहुत मुश्किल से कर पाएगा, क्योंकि डीएनए आरएनए के कंसेप्ट उनके उतने सॉलिड नहीं होते एंड वी यूज टू रीड देम इन 3-4 डिफरेंट चैप्टर्स। तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा एज मिलती है। वो चैप्टर्स उन्हें बोरिंग लगते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। बाकी केमिस्ट्री जो है, यहां पर हमें ज्यादा फोकस लगाना पड़ता है। मोल कंसेप्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे, यहां तक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। इक्विलिब्रियम तक अच्छा खासा वेटेज यहां पर है। फिजिकल केमिस्ट्री की यहां पर हाई वैल्यू है। 12th क्लास में देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री कंपैरेटिवली छोटी है। आपका वहां पर सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, राइट। तो वहां पर आपको थोड़ा छोटी फिजिकल केमिस्ट्री देखने को मिलती है। यहां इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, यहां आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, ज्यादा बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं यहां पर आपके भरे हुए हैं। तो यहां पर मेन फोकस जो है फिजिकल केमिस्ट्री को दिया जा सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर काफी छोटी है। पी ब्लॉक में भी आपके सिर्फ 2 ही ग्रुप्स यहां पर पाए जा रहे हैं। एस ब्लॉक में होते ही आपके 2 ही ग्रुप्स हैं, तो अल्टीमेटली सिर्फ 4 ग्रुप की स्टडी से आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है ना। और एनसीईआरटी बेस्ड यहां पर इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आते हैं, तो आपका लो वेटेज इसे नहीं कह सकते, बहुत अच्छी वेटेज है ये। 4 ग्रुप्स, 4 क्वेश्चंस, 16 नंबर यहां से मिल जाएंगे। हाइड्रोजन इजी है एंड आपका रेडॉक्स रिएक्शन तो आपका हर चैप्टर में आता ही है। इनफैक्ट मोल कंसेप्ट में भी आप काफी बार जब रिएक्शंस बैलेंस कर रहे होते हैं तो वहां पे रेडॉक्स के कंसेप्ट्स लगते हैं। बाकी यहां पर थोड़ा हाई लेवल पे आप पढ़ोगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहां पर काफी छोटी है। आपके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है, यानी द बेसिक आइडिया ऑफ जीओसी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नॉमेनक्लेचर वगैरह आप पढ़ोगे। देन हाइड्रोकार्बन आप पढ़ेंगे एंड देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये जो 2 चैप्टर्स है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो हमारी सेट है ही। इन 2 चैप्टर से लगभग 5-6 सवाल आते हैं और हर साल ही आते हैं। जीओसी इस बार थोड़े कम सवाल आए हैं, अदरवाइज इससे भी ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलते हैं। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन हर जगह आ रहे हैं। अब अगर आपको कोई बोले कि भाई आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लो एक सवाल करने के लिए और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो एक सवाल करने के लिए, क्या पढ़ना पसंद करोगे? पीरियोडिक टेबल ना, क्योंकि छोटा है। आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है, इट इज सच अ ह्यूज चैप्टर कि अगर आपको बोला जाए भाई आपके पास मौका है 4 नंबर लेने का नीट में, क्या पढ़ना पसंद करोगे? तो छोटा चैप्टर उठाओ ना, मोल कंसेप्ट उठाओ, केमिकल बॉन्डिंग में क्यों फंस रहे हो, राइट? और जहां जिसकी वेटेज बढ़ती दिखाई दे वहां पर आपके एफर्ट्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही, है ना। तो इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 1 क्वेश्चन, स्टेट ऑफ मैटर केमिकल बॉन्डिंग 2 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट और पीरियोडिक टेबल 1-1 क्वेश्चन। बट मोल कंसेप्ट आपका हर जगह फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, पीरियोडिक टेबल आपका हर जगह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। सो दे आर बेसिकली फाउंडेशन चैप्टर्स, तो इनको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। हाँ, जहां पे थोड़ा बहुत आपको एक लेवरेज लेने का मौका मिले, जहां पर आपको थोड़ा सा चीजों को प्रायोरिटाइज करने का मौका मिले, आप वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, है ना। ये आपका लो एफर्ट है तो इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, एंड में कर सकते हो। एक बार रीडिंग से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मेन एफर्ट आप जीओसी और हाइड्रोकार्बन को दे सकते हो। हाइड्रोजन और रेडॉक्स रिएक्शन आपका एक रीडिंग में हो जाएंगे। मेन एफर्ट आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक को दे सकते हो। आपका पीरियोडिक टेबल और आपका यहां पर मोल कंसेप्ट बेस तैयार कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें जो है इन पे आप ज्यादा न्यूमेरिकल एफर्ट मार सकते हो। तो आपको एक क्लियर कट आइडिया यहां पर लग जाना चाहिए कि कौन सी चीजें ज्यादा पूछी जाती है एंड कौन सी चीजें आपकी कम पूछी जाती है। So this was a video जहां पर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एक आइडिया लगा। हर साल पैटर्न थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, चैप्टर्स की वेटेज ऊपर नीचे हो रही है। जैसे अगर मैं बायोलॉजी की ही बात करूं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी 2 साल पहले काफी ज्यादा पूछी गई थी, आपके 18 क्वेश्चंस आए थे। इस बार नीट 2023 में सिर्फ 13 सवाल आए। अगर आप देखें बायोटेक्नोलॉजी, पिछले सालों में बायोटेक्नोलॉजी जो अकेली आपकी छोटी सी यूनिट है, उसी से आपके 12-13 क्वेश्चन पूछे गए। यानी सिर्फ 2 चैप्टर से 12-13 क्वेश्चंस, और वो भी 10-10 पेज के 2 चैप्टर्स, यानी 20 चैप्टर्स और 12-13 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चंस भी अगर आप मान के चलते हो, 48 नंबर, लगभग 50 नंबर मिल रहे हैं आपको 20 पेज पढ़ के। कितने हाई इल्डिंग चैप्टर्स होंगे वो। और एक तरफ आपको 15 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 12-13 क्वेश्चंस मिल रहे हैं पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के। बताओ कौन सी पढ़ना चाहोगे?
एज अ एस्पिरेंट आप पहले क्या डन करोगे? 7 चैप्टर की ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के 12-13 क्वेश्चन करना, या 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी इजी एप्लीकेशन बेस्ड करके, कम रट्टा कम याद करके आराम से 12-13 क्वेश्चन करना? लॉजिकली चलोगे तो क्या करना चाहोगे? बायोटेक को ज्यादा वेटेज दोगे, और देनी भी चाहिए। इसी हिसाब का एनालिसिस हमने बस बनाया है। मैं एज अ टीचर दोबारा से ये बात दोहरा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और आप कभी भी कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमेशा बेसिक से सीखें और सारी चीजें पढ़ें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फुल मार्क्स के अराउंड ही स्कोर कर रहे हो। आई वॉन्ट टू सी अ लॉट ऑफ यू गाइज टू बी इन द टॉप नॉच मेडिकल कॉलेजेस, चाहे आपका एम्स दिल्ली हो, एएफएमसी हो, एमएएमसी हो, यूसीएमएस हो, वीएमएमसी हो। मैं चाहता हूं कि आप एकदम टॉप नॉच कॉलेजेस में बैठें, और उसके लिए जरूरी है कि 100% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो, 100% प्रैक्टिस हम लोगों ने कर रखी हो, और हम 100% इंप्लीमेंट भी करके आए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एंड दैट इज द ओनली थिंग विच काउंट्स। So best of luck for your preparation, and I want all of you to bang the NEET 2024 examination, 2025 examination. So 11th क्लास के स्टूडेंट्स, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तैयार हो जाइए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।